छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसी ईडी की कार्रवाई पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी कांग्रेसी नेता और कारोबारियों पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन इस बार ईडी ने सीएम भूपेश बघेल के ओएसडी विनोद वर्मा पर शिकंजा कसा है। ऐसे में सियासत ना हो, ये हो कैसे सकता है। ईडी का छापा पड़ते ही इसकी गूंज सियासी गलियारों में सुनाई देने लगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे को घेरने में जुट गए। सियासत यहीं तक नहीं रुकी। ईडी के शिकंजे में फंसे सीएम भूपेश के ओएसडी और राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा भी जुबानी जंग में उतर गए। विनोद वर्मा ने खुद को पाक साफ बताते हुए इस कार्रवाई को डकैती करार दिया। विनोद वर्मा ने कहा कि ईडी की कार्रवाई में जितना सोना मेरे घर पर मिला वो 2005 से मैंने खरीदा था, जिसके बिल मेरे पास थे। बावजूद इसके ईडी ने पूरा सोना जब्त कर लिया। सवाल पिछले 3 साल 4 साल से खड़े हुए हैं। ये ईडी पर सवाल 2014 के बाद से खड़े हुए हैं। तो सवाल शाश्वत रूप से खड़ा हुआ है कि ईडी जांच एजेंसी है या भारतीय जनता पार्टी का कोई विंग की तरह काम कर रही है, उनकी कोई शाखा की तरह काम कर रही है। क्यों मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के लोगों को कर रहे हैं और किनके खिलाफ क्या सबूत मिल गया उनको। चुनावी साल हो और जीत की जद्दोजहद हो, तो ऐसे में बीजेपी कैसे पीछे रह सकती है। बीजेपी ने भी वार करने में देरी नहीं की। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अभी तक सरकार को हम शराब घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाला में गिनते थे। अब ये मालूम चला सरकार के तार तो सट्टे से भी जुड़ गए हैं। ईडी ने इस बात को साबित कर दिया कि मोटी रकम मंथली सरकार को दी जाती थी। मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी तक भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार को हम शराब घोटाला में गिनते थे, कोयले घोटाले में गिनते थे, चावल घोटाला में गिनते थे। आज ये मालूम हुआ कि सट्टे में भी मुख्यमंत्री निवास का, मुख्यमंत्री ऑफिस के तार जुड़े हुए हैं। और ये तार जुड़े हैं, ईडी ने इस बात को साबित भी कर दिया है कि उनके तार कहां से कहां तक जुड़े हैं। मोटी रकम मंथली इनको दिया जाता था और ये पूरे प्रमाण और साक्ष्य के साथ ईडी इनके घरों पे गए हैं और प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। बयान जो दर्ज किए जा रहे हैं उस बयान में भी सारी बातें आ रही है। बीजेपी का बयान आते ही कांग्रेस ने भी पलटवार किया। सीएम भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधते हुए पूछा कि रमन सिंह पहले ये बताए कि इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक में किसकी रिकवरी हुई, चिट फंड कंपनी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, चिरंजीवी कौन सा धंधा करते थे कि संपत्ति बढ़ गई। भूपेश ने कहा कि टारगेट कर हमला हो रहा है। ऐसे में केवल अब कोर्ट का रास्ता ही बचा है। सत्ताधारी दल के लोग राजनीतिक लाभ लेने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। राज्य सरकार इसके पहले भी महादेव में बहुत सारी कार्रवाई की और बहुत सारे लोग जेल में हैं। और रमन सिंह जी पहले ये बताया कि इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक में जो उसी शासन काल में हो 2007 में, उसमें किसी की रिकवरी नहीं हुई। हमारी सरकार में भी 1 करोड़ से ऊपर की राशि रिकवरी हो गई, हम लोग बांटेंगे भी। रमन सिंह जी क्यों नहीं किया? चिट फंड कंपनी में अब हम लोग वापस कर रहे हैं राशि। रमन सिंह क्यों बंटवा रहे थे और भागने क्यों दिया? उसके चिरंजीव कौन सा ऐसा धंधा करते थे, उसकी संपत्ति इतनी बढ़ गई। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस केंद्र पर दोष मढ़ रही है तो बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक संवैधानिक एजेंसी की कार्रवाई को लेकर शुरू हुई सियासत मिशन 23 में किसके लिए फायदेमंद साबित होती है। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गोहार। छत्तीसगढ़ रेड, रॉबरी और रार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर सियासत गर्मा गई है। सीएम के ओएसडी पर ईडी का शिकंजा कसते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। ओएसडी विनोद वर्मा इस कार्रवाई को डकैती करार दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस सियासी लाभ के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या हैं आज के गुहार पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ में कब थमेगी ईडी के छापों पर सियासत? ईडी का एक्शन क्यों लग रहा कांग्रेस को डकैती? विनोद वर्मा के विक्टिम कार्ड से कांग्रेस को मिलेगा क्या कोई फायदा? केंद्रीय एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल के आरोपों में कितना दम?
तो इन्हें कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अमित साहू जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभय नारायण राय जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं गंगेश द्विवेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा गंगेश द्विवेदी जी से। गंगेश जी, एक समय था जब छत्तीसगढ़ की राजनीति में CD की बहुत चर्चा होती थी, CD की, और अब चर्चा हो रही है ED की बार बार। और कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन था जब ये ED की कार्रवाई देखने को मिली, और आज विनोद वर्मा जी ने जिस तरीके से ये कहा है कि भाई ये एक तरीके से डकैती वो इसे करार दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, विनोद वर्मा जी पुराने पत्रकार रहे हैं और उन्होंने जो तर्क दिए हैं उस तर्क में दम इसलिए दिखाई देता है कि 2005 में जब उन्होंने खरीदी की थी उस समय तो मेरे ख्याल से वो पत्रकार ही थे, और हो सकता है इस बीच में उन्होंने दिल्ली में मेरे ख्याल से देशबंधु के संपादक रहे उस समय, और उसी के बाद वो कांग्रेस से जुड़े और कांग्रेस के IT सेल में उन्होंने काफ़ी लंबे से प्रशिक्षक के रूप में काम किया जी। तो उन्होंने रसीद पेश कर दी है और सारी चीज़ की है। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से ED ने कार्रवाई की, हाँ, ED ने जो उनसे पूछा है कि आपने इसको उस मतलब कहाँ से, इसके लिए पैसे कहाँ से आए, तो उस समय का तो जो भी उनकी वेतन रहा होगा ये सब चीज़ें वो हो सकता है उनको बताए होंगे। और उतनी पुराने रिकॉर्ड को रखना भी कठिन काम है। 2005 का रिकॉर्ड अब तक रख पाना किसी के लिए संभव नहीं है जी। तो एक तरह से जो उनके साथ हुआ तो कहीं ना कहीं ज्यादती तो दिख रही ED की, और जी। खास तौर पे भूपेश बघेल जी ने जैसे कल आरोप लगाया कि उनके जन्मदिन के दिन ही कार्रवाई जो की गई है। हालांकि देखिए ऐसा कोई नियम नहीं है, भाजपा की तरफ से भी तर्क आ रहा है कि ED बनने के पहले इसमें ये तो कभी कहा नहीं गया कि ये दिन तय करे या देखे ऐसा करके, तो नियम तो ऐसा है नहीं। लेकिन सामान्य शिष्टाचार में आदमी ये देखता है कि कहीं कोई ऐसा कोई कार्रवाई कर रहा है तो कोई ऐसा अवसर ना हो जो किसी के लिए कहना चाहिए शुभ अवसर हो और हम वहां जाके कुछ विघ्न कर दें। तो कहीं ना कहीं इसमें एक तरह से वो उनका जो बयान था ये दर्शाने का प्रयास कर रहा था कि कहीं ना कहीं बदनीयती है पीछे में ED की कार्रवाई के। और ये कार्रवाई आज नहीं हो रही है, आज तो लगातार छापे हो रहे हैं ED के, और हर बार कुछ ना कुछ नया उजागर हो रहा है। तो सरकार तो आरोपों से घिर रही है, और इस तरह से देखा जाए तो एक तरह से, और जिस तरह से वो सब सामान जब्त करके लेगा तो अधिकारियों की अपनी कार्रवाई, उस कार्रवाई पर टिप्पणी नहीं की जा सकती उन्होंने जिस तरह से अपने कहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इनका भी पक्ष है वो मजबूत है कि जिस तरह से चीज़ों को ले गए, उनके घर से पैसे ले गए और उनके घर के गहने ले गए, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरह से, हालांकि डकैती कहना तो उचित नहीं है लेकिन फिर भी वो तो वापस हो जाएंगे। सही चीज़ें अगर सही सबूत मिल जाता है, वो संतुष्ट जाती है ED अपने उनके पड़ताल से, आगे की भी अभी तो आगे पड़ताल चलेगी बिल्कुल, तो उसके बाद वो चीज़ें वापस हो जाएंगी, है ना जी, तो जी। इस तरह से। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखना शुरू हो गया है कि बार बार ये जो जिस तरह कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और वो राजनीतिक सलाहकार हैं मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द, खाली उनके ऊपर ही कार्रवाई नहीं हुई कल, और उनके जो OSD हैं 2 OSD के घर भी छापा पड़ा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं भाजपा मतलब केंद्र सरकार की ओर से ED की लगातार पिछले 1.5-2 साल से कार्रवाई कर रही है छत्तीसगढ़ में। तो ये दिखाता है कि, और खास तौर पे इसलिए ये तैयारी खाली छत्तीसगढ़ की बात नहीं, जितने गैर भाजपाई राज्य हैं वही छापे पड़ रहे हैं। ये बड़ा जो इशू है बताता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। बिल्कुल, आपकी इसी बात पर मैं रिएक्शन चाहूंगा अमित जी से। अमित जी, गैर भाजपाई राज्यों पर ही छापे पड़ रहे हैं, आखिर क्यों? अमित जी, देखिए, भाजपा के जो आज के समय के सर्वोच्च नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका साफ कहना है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में किसी भी प्रकार से गड़बड़, घोटाला या भ्रष्टाचार हो जाए? यह संभव ही नहीं है। आज केंद्र की सरकार को 9 साल पूरे होने के लिए जा रहे हैं, एक भी घोटाला कोई नहीं बोल सकता। चाहे भारतीय जनता पार्टी की कोई भी राज्य में सरकार हो, वहां पर किसी भी प्रकार के घोटाले की बात कोई नहीं कह सकता। मगर हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। छत्तीसगढ़ में 2018 से कांग्रेस की सरकार जब से बनी है, तब से यहाँ की कांग्रेस की सरकार राम राम रटना और जनता का माल अपना, इस उद्देश्य को लेकर काम कर रही है। सिर्फ और सिर्फ 15 साल से ये सत्ता से बाहर थे। 15 साल ये पूरे के पूरे सत्ता से एक भी लोग सत्ता में काबिज नहीं थे। इसलिए ये सोच रहे हैं कि आए हैं हम सिर्फ 5 साल के लिए, तो जितना माल
छत्तीसगढ़ की जनता का बटोर सके, अपने जेब में भर सके, इस उद्देश्य को लेकर काम कर रही है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है, चाहे लोहे में भ्रष्टाचार, चाहे कोयले में भ्रष्टाचार, चाहे खनिज उत्पादन में भ्रष्टाचार, और तो और शराब में भ्रष्टाचार, युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए भ्रष्टाचार, पीएससी में घोटाला, पीएससी में पैसा लेकर, चाहे जितने भी प्रकार के शासकीय काम हो रहे हैं, उस सब में घोटाला कर रहे हैं, और सिर्फ ये माल बटोरने का काम मुख्यमंत्री सहित उसके पूरे मंत्री और पूरे के पूरे विधायक कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं हम। अगर ईडी एक ऐसी संस्था है जो सबूत के आधार पर छापेमार कार्रवाई करती है और बिना किसी प्रमाण के वो कहीं पर भी नहीं जाती, जहां उसे प्रमाण मिलता है, जहां उसे सबूत मिलता है, वहां पर वो जाके छापेमारी करती है। और तो और आज भी देखो, मुख्यमंत्री की उप सचिव जो रही सौम्या चौरसिया आज तक जेल में क्यों है जी? समीर बिश्नोई जेल में क्यों है? तो ऐसे लगातार इनके काले कारनामे, चाहे कोल से लेकर रेत तक के काले कारनामे में भ्रष्टाचार की उगाही की खबरें, लेवी की खबरें जो है लगातार आई है, और सबूत जो ईडी ने इकट्ठा किया उस आधार पे छापे पड़ी है। और ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं इसलिए इनके यहाँ छापे पड़ रही है। भ्रष्टाचार करना बंद कर दे, छापे नहीं पड़ेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ने 3/4 से ज्यादा बहुमत इसलिए कांग्रेस को दिया ताकि ये छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करे, छत्तीसगढ़ की जनता का काम करे। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे विनोद वर्मा, तो उन्होंने एक मैगजीन ऐसे लहराते हुए दिखाया कि आपकी ये जो कार्रवाई है, ईडी की जो कार्रवाई है, ये बोल रहे हैं कि ये मनोहर कहानी से प्रेरित है, ऐसा उनका कहना था। क्या कहेंगे इस पर? अब विनोद वर्मा जी, ऐसा लगता है मनोहर कहानी पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं, और वही मनोहर कहानी की कहानियां जो है छत्तीसगढ़ के शासन में मुख्यमंत्री के सलाहकार होते हुए रच रहे हैं वो, इसलिए उन्हें अपने बचपन की याद आ गई। क्योंकि जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसकी चोरी पकड़ी गई है, अब ये सीना जोरी तो करेंगे ही। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपकी बात पर रिएक्शन ले लेता हूँ। अभय नारायण जी भी जुड़े हमारे साथ। अभय नारायण जी, क्या कहेंगे अमित जी की बात पर? देखिए, अमित साहू जी जो अभी भाषण दे रहे थे, ये छत्तीसगढ़ के सुनना पसंद नहीं करती जनता। आप चूंकि डिबेट में आए हैं तो उतने देर तो भाजपा प्रवक्ता को बोलना है, तो कुछ भी बोलना है। मतलब देश में ईमानदार सरकार बैठी है, घोटाले पे घोटाला। अडानी का 20,000 करोड़ का हिसाब आज तक नहीं मिला। अडानी का हिसाब मांगने पर राहुल जी को संसद से बाहर, संसद चलने नहीं दिया जाता। अडानी और मोदी के रिश्ते आज तक नहीं बताए गए। कोई बात नहीं, भाषण दे के चले जा रहे हैं अमित साहू जी। आप आ जाइए मध्य प्रदेश सरकार, पटवारी घोटाला, व्यापार घोटाला, रोज घोटालों की बारात निकल रही है। क्या रिश्ते हैं, क्या घोटाले केंद्र के आपके सरकार के, उस पर भी तो बात। मैं आपके बीच में नहीं बोला अमित जी, प्लीज। हमें जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, जबकि आप झूठ बोलते रहे। सब सुनने का साथ रखिए जी। दूसरी बात, महाराष्ट्र में सरकार आपने गिराई, सुन लीजिए अभय नारायण जी। जिन लोगों को आपने मंत्री बनाया महाराष्ट्र में, उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई थी। आज भाजपा में आते आपके मंत्री हैं। ये नरेंद्र मोदी का खाऊंगा नहीं खाने दूंगा का फार्मूला है। क्या बात करते हैं अमित साहू जी? आप छत्तीसगढ़ के हैं, आप सच बोलना जानते हैं। आप मोदी के रो में क्यों बह रहे हैं? इसीलिए जितने लोग सरकार को देख रहे हैं और बहुत जितने लोग ईडी के कार्रवाई के छापे के लोग हैं, वो तो आप मंत्री बना के घुमा रहे हैं, उनको शपथ दिलवा रहे हैं राजभवन में ले जाके। अब मैं आता हूं छत्तीसगढ़ पे जी। अब मैं आता हूं विनोद वर्मा जी पे। अभी पत्रकार महोदय ने बहुत अच्छी बात कही। विनोद वर्मा जी का जीवन खुला किताब है, उनके परिवार का जीवन खुला किताब है। वो पत्रकारिता करते रहे। उन्होंने बीबीसी में पत्रकारिता की, जागरण में पत्रकारिता की, अमर उजाला में पत्रकारिता की, छत्तीसगढ़ के अनेक अखबारों में पत्रकारिता की। 2013 से भूपेश बघेल जी के अध्यक्ष बनने के बाद वो कांग्रेस से जुड़ गए। कांग्रेस का आईटी सेल, कांग्रेस की ट्रेनिंग, कांग्रेस के संकल्प शिविर विनोद वर्मा जी के देखरेख में चल रहे हैं। और केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, आसाम में, हिमाचल में, यूपी में, कर्नाटक में, सब जगह विनोद वर्मा जी ट्रेनिंग के लिए जाने जाते हैं कांग्रेस की ओर से। अब जब चुनाव सिर पर है और विनोद वर्मा जी का ट्रेनिंग चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का मौका नहीं मिल रहा है, संगठन में आप जीरो हो गए, आपके उम्मीदवार हाईकमान घोषित करता है और लोकल को पता ही नहीं रहता, स्थानीय प्रदेश अध्यक्ष को और नेता प्रतिपक्ष को और उम्मीदवार घोषित हो जाते हैं। तो विनोद वर्मा जी को चुनाव तक कैसे गलत चीजों में फंसा के, झूठ बरेब में फंसा के
जेल भेज दिया जाए, ये करने का काम आप करने जा रहे थे। और संवैधानिक संस्थाओं का जितना दुरुपयोग आज हो रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार में हो रहा है, कांग्रेस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। देश का इतिहास उड़ा लीजिए। ईडी आज नहीं बनी है, ईडी 56 से है, लेकिन ईडी का राजनीतिक उपयोग और दुरुपयोग करने का काम कोई कर रहा है तो दोनों जो हमारे रंगा बिल्ला के नाम से जाने जाते हैं इस देश में, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, वो कर रहे हैं ईडी का दुरुपयोग। अरे अभय जी, शब्दों की मर्यादा रखिए, इस तरह की उपमाएं मत दीजिए, ये अच्छा नहीं लगता। इस तरह की उपमाएं मत दीजिए। ये रंगा बिल्ला का क्या मतलब है? मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। कौन करता है चोरी? कौन करता है? अभय जी, एक मिनट, चोरी करता है। एक मिनट, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। विनोद वर्मा ने ईडी की कार्रवाई को डकैती बोला है, डकैती। क्या डकैती कहना सही है ईडी की कार्रवाई को? देखिए, संवैधानिक संस्था है, उसका हम सब सम्मान करते हैं जी, और सम्मान करना चाहिए जी। संवैधानिक संस्था को भी अपने संविधान का, कानून का ख्याल करके किसी के घर जाना चाहिए। घर जाने के बाद जब आपको कुछ नहीं मिला, जिन चीजों को आप खोजने गए थे वो आपको नहीं मिला, वो बातें झूठ निकली, तो आप उनके गहने, उनके पैतृक गहने, उनके खानदान के गहने, उनके कमाई के पैसे से खरीदे हुए गहने, उनको आप जब्ती बना रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति 12 घंटे 16 घंटे पीड़ित हुआ है, कोई व्यक्ति वहां पे अपमान सहा है, तो आज जब पत्रकारों के सामने आया तो बाहर निकला। मैं बिल्कुल इस बात की मैं कद्र करता हूं कि संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जो ये सरकार केंद्र में बैठी है, मैं बहुत आदर से कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी कि उनको इन संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सरकारें चली जाएंगी, संस्थाएं रहेंगी, तो ये संस्थाओं पर अगर विश्वास उठ जाएगा लोगों का, तो ये देश का भला नहीं होगा। सरकार तो आती जाती रहती है, जनता चुनेगी, आज ये सरकार, कल वो सरकार, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं तो हमेशा रहेंगी। सेना हमेशा रहेगी, पुलिस हमेशा रहेगी, ईडी और इनकम टैक्स, सीबीआई हमेशा रहेगी, क्योंकि तो कानून के सम्मत। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है अभय जी, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है। सरकारों का तो क्या है कि सरकारें तो बदल जाती हैं, हर 5 साल बाद हो सकता है कि दूसरी सरकार आ जाए। चलिए ठीक है, मैं एक सवाल, मैंने कोई ऐसी बात कह दी हो जो अपमानजनक हो या बुरी लगने वाली, तो क्षमा प्रार्थी हूँ। जी, ठीक है। मैं गंगेश जी के पास एक जाना चाहूंगा, एक सवाल ले लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा अमित जी। गंगेश जी, जो बात अभी अभय नारायण जी कह रहे थे कि सरकारों का क्या है वो तो बदल जाती हैं, लेकिन जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर से भरोसा नहीं उठना चाहिए। क्या ये कहा जाए कि ये एक गलत परिपाटी शुरू हो गई है कि जो भी, जिसकी भी सरकार होती है, अब वो, जैसे आपने कहा था कि जो गैर भाजपा शासित राज्य है वहां पर ही ज्यादा कार्रवाई देखने को मिल रही है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अगर कार्रवाई होती भी है और जिस पर कार्रवाई होती है वो अगर अपना दल बदल लेता है तो उस पर जितने चार्जेस लगे होते हैं वो सारे विड्रॉ कर लिए जाते हैं। ये भी एक पॉइंट है। गंगेश जी क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसके उदाहरण हमने महाराष्ट्र में देखे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि जिस बात को लेकर वो ईडी छापा मारने गई थी, 50 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का जो आरोप लग रहा है, वो कार्यकाल के कौन से कार्यकाल का है? सरकार के सलाहकार बनने के बाद का कार्यकाल है। मतलब वो पूरी तरह राजनीतिज्ञ हो चुके हैं अभी। तो उनको, मुझे लगता है ईडी को, एक सामान्य समझ से बोल रहा हूं मैं, तो बहुत ज्यादा आर्थिक जानकार नहीं हूं, सामान्य समझ से ये कह सकता हूं मैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग जिस केस को लेकर वो गए थे, तो 2018 से लेकर अभी इस बीच में 2023 चल रहा है, इस बीच में मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत उनको ढूंढने चाहिए था, बजाय पुराने गहने और कैश वगैरह जो जब्त किया उन्होंने, उनके घर के शादी ब्याह के कैश जो जब्त किए, मुझे लगता है वो सबूत उनको, ईडी को निकालना चाहिए था। क्योंकि इस बीच में, इसमें कोई दो मत नहीं कि मुख्यमंत्री का राजनीतिक सलाहकार, यानी वो एक बहुत पावरफुल पद पे बैठे हुए आज के डेट में। बिल्कुल। तो उस हिसाब से अगर उनके ऊपर डाउट अगर ईडी कर रही है, तो इसमें भी कोई वो नहीं कि एक एजेंसी कर सकती है। उस पावरफुल पे बैठ के लोग उस पद का दुरुपयोग भी करते हैं। पिछले कार्यकाल में हमें अमन सिंह का सुना था नाम, और लगभग अमन सिंह के बंगले में रहते हैं विनोद वर्मा जी, और उसी चेयर पे बैठते हैं चिप्स में, जिस चेयर पे अमन सिंह बैठ के अपना कार्यकाल चलाते थे, कामकाज चलाते थे। तो एक तरह से ये जो 2-3 चीजें हैं वो शक तो पैदा कर सकती हैं, लेकिन सबूत इसके ढूंढे जाने चाहिए थे कि 50 करोड़ जो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा रही है ईडी, वो इस कार्यकाल में, इस दौरान में वो हुआ कि नहीं हुआ, और उसके पैसे का लेन देन कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके सबूत है कि नहीं। बजाय पैतृक जो गहने हैं उनको ले जाना, और जैसा कि उन्होंने क्लेम किया कि जो उनके बेटे की शादी में जो लिफाफे मिले थे, पैसे जो मिले थे, उसको उठा के ले जाना, तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं नियत
दिखाती है कि कहीं ना कहीं रणनीति से काम हो रहा है। बिल्कुल और बिल्कुल। ये चीज़ बोनाफाइड सही है। इंटेंशन, जी, जी। इंटेंशन क्या है? आपने जो नियत वाली बात कही ना कि बोनाफाइड इंटेंशन क्या है आपके उस काम को करने के पीछे। ओएसडी यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, और ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पर इस तरह की कार्रवाई होना। चलिए मैं अमित जी के पास जाना चाहूंगा। अमित जी, जो बात अभी गंगेश जी ने कही है और जो बात थोड़ी देर पहले अभय नारायण जी भी कह रहे थे कि हाँ कार्रवाई ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या बात हुई कि आप पैतृक संपत्ति पर अटैक कर रहे हैं या गहने उठा करके ले गए हैं? अब वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो डकैती है। अमित जी। देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। ओएसडी दैट मींस ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जी। अब वो अपनी स्पेशल निभाने के लिए मुख्यमंत्री निवास पर अपॉइंटेड है, और दूसरी तरफ ये कांग्रेसी कहते हैं कि सम्मान की बात, खुद तो सम्मान करना होता नहीं इनको, अपमान करते रहते हैं, अपशब्द कहते रहते हैं, उलझुल बातें करते रहते हैं। ये कभी अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते कि इनके जो नेता हैं वो ब्लू फिल्म बनाने वाले अभिनेता हैं, ब्लू फिल्म बनाने वाले ये मास्टर है, सीडी बनाने वाले मास्टर हैं। आज भी ये कोई कांग्रेसी यहाँ भूले नहीं, भूपेश बघेल के आरोप में आज भी आरोपी है। आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। उस पर कार्रवाई हो सकती है और कभी भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जेल जा सकते हैं, ये भूलना नहीं चाहिए सीडी वाले कार्यकर्ताओं को, सीडी वाले मास्टर के कार्यकर्ताओं को। ये छत्तीसगढ़ महत्व के, ये छत्तीसगढ़ जनता की गाड़ी कमाए। जी जी अमित जी, जी अमित जी आपका ऑडियो डिस्टॉर्ट हो रहा है। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं अभय नारायण जी से। अभय नारायण जी, आप कुछ कह रहे थे, जी बोलिए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि जिस सीडी कांड की ये बात कर रहे हैं वो मंत्री राजेश मूणत के नाम से हुआ था जी। और एक सीडी कांड के नाम से मूणत का केस आया था। उस बात का उल्लेख करने का कोई बहुत कारण नहीं है जी। वहां उस समय भी रमन सिंह जी जब यहाँ मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ईओडब्ल्यू का, एसीबी का दुरुपयोग किया और विनोद वर्मा जी को दिल्ली से गिरफ्तार करके लाया गया जी। कोई सबूत नहीं मिला। भूपेश बघेल जी के खिलाफ एसीबी में और ईओडब्ल्यू में शिकायत कराई गई। भूपेश बघेल जी गिरफ्तारी देने के लिए ईओडब्ल्यू पहुंचे, अपने परिवार के साथ पहुंचे। बनाने वाले मुख्यमंत्री कहलाते हो छत्तीसगढ़ प्रदेश के, परिवार के साथ पहुंचे और परिणाम क्या निकला है कि जो भारतीय जनता बात पूरी हो जाने पार्टी, दीजिए, मैं आपके पास फिर आ जाऊंगा। अमित जी मैं आपके पास आ जाऊंगा। जी अभय नारायण जी कंटिन्यू कीजिए। जो जनता ने देखा कि जिस भूपेश बघेल के परिवार पे आरोप लगाया गया, विनोद वर्मा पे आरोप लगाया गया, वो आरोप गलत सिद्ध हुए और परिणाम क्या मिला भारतीय जनता पार्टी को? 15 साल की सरकार 15 सीट पे सिमट गई। आज भी केंद्र सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना चाहिए। आप जेल भेजने की बात करते हैं, अरे हम तो लड़े थे गोरों से, हम जेल से नहीं डरते। कांग्रेस का इतिहास है, आजादी की लड़ाई लड़े हम लोग। चलिए आप भेजिए जेल, लेकिन परिणाम का ख्याल करिए कि 2023 में आपके पास वो 14 सीट भी नहीं बचेगी। चलिए ठीक है, मैं रिएक्शन ले लेता हूँ। जी जी अमित जी बोलिए। मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है अभय जी, आपकी बात पर मैं रिएक्शन ले लूं। जी जी ठीक है। जी अमित जी बोलिए। सम्मान की बात करते हैं, असल में उस सम्मान को पाने का हक ये रखते ही नहीं, क्योंकि दूसरों का अपमान करके खुद का कभी सम्मान नहीं होगा। ये बात करते रंगा बिल्ले की, ये बात नहीं करते सीडी वाले बाबा की, किस प्रकार से सीडी बनाकर वो जेल की यात्रा की थे। और आज भी वो भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं छत्तीसगढ़ के, माननीय मुख्यमंत्री कहा जा सकता है आज तो उनको, मगर वो सीडी वाले कांड में आज भी आरोपी है। सजा अभी डिसाइड हुई नहीं है, हो सकता है कि कल ही अगर उस की सजा कोर्ट ने निर्धारित कर दी तो वो वाकई में आरोपी हो जाएंगे। तो ये सम्मान और अपमान की बात तो कांग्रेसी करे ना। अगर विनोद वर्मा और बंशोर जी ने वाकई में डकैती की है छत्तीसगढ़ की जनता के जेब में, बिल्कुल उस पर भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके सबूत जरूर मिले होंगे ईडी को, तो कार्रवाई हो रही है। मगर इन कांग्रेसियों को तो इसी बात की पीड़ा है। चलिए ठीक है, समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमान को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ईडी की कार्रवाई को लेकर के अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तो चली रही थी और अब इसी बीच में अब विनोद वर्मा भी आ गए हैं और उन्होंने ईडी की जो ये कार्रवाई है उसे किसी पत्रिका से प्रेरित बताया है और अपने आप को वो पाक साफ बता रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि उनकी इस बात के बाद कांग्रेस को चुनाव में इसका कितना फायदा मिल पाता है। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।